Welcome to 80-20 series. In this series, we are going to discuss UPSC prelims polity syllabus through 20% of PYQs. मतलब 80% UPSC syllabus complete करेंगे हम 20% PYQ से. So achieve more with the less. So this is episode 20. In this particular episode, we are going to discuss the Supreme Court, all the PYQs of last 30 years from the topic Supreme Court से UPSC ने क्या क्या पूछा है, वो सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, एक एक स्टेटमेंट को एनालिसिस करेंगे, एक एक स्टेटमेंट की डेप्थ में जाएंगे, एक एक स्टेटमेंट से फ्यूचर क्या हो सकता है, एक एक स्टेटमेंट से रिवर्स इंजीनियरिंग, एक एक स्टेटमेंट से ट्रेंड एनालिसिस, और हम ट्रिक्स और साथ ही साथ कंटेंट सब कुछ और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा अलोंग विद द पीवाईक्यूज. सो ये है एक वन स्टॉप सॉल्यूशन. सो शुरू करते हैं एपिसोड 20 बिना किसी टाइम को लगाए. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. The power of Supreme Court of India to decide dispute between the center and the states falls under its 1996 का ये क्वेश्चन है. सो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एपिलेट जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन. सो ये पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन पे क्वेश्चन है और यूपीएससी का मेन फोकस जुरिस्डिक्शन पे है. मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उस पर यूपीएससी ने कितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं. सो अगर मैं बात करूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नॉलेज से करने वाला क्वेश्चन है. एडवाइजरी जुडिशन होगा नहीं क्योंकि इसमें एडवाइस की बात नहीं हो रही है, इसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात हो रही है. तो ऑप्शन ए तो कोई हाल में नहीं होगा. एपिलेट जुडिशन में अपील की बात होती है, यहाँ पे अपील नहीं, यहाँ पे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है सुप्रीम कोर्ट को. सो अपील की बात नहीं हो रही और सुप्रीम कोर्ट तो लास्ट है. इससे आगे कौन सा अपील होगा, इससे आगे तो कुछ होगा नहीं. सुप्रीम कोर्ट लास्ट है. तो अगर यहाँ पे हाई कोर्ट दिया होता तो वो अपील करता सुप्रीम कोर्ट में. तो ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन एंड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन काफी बड़ा ब्रॉड टर्म है, ठीक है, तो इसमें तो सब कुछ ही आएंगे. बात समझ आ रही है? सभी जितनी भी जुरिस्डिक्शन है वो सब तो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन ही है. अगर सभी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है तो फिर एक ना एक कहीं ना कहीं तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी, एडवाइजरी भी, कहीं ना कहीं सभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ही तो है. तो ये इतना इतना ज्यादा ब्रॉड है कि ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिक है. अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक है तो आंसर होगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. ये सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, सेंटर एंड स्टेट के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का. सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने फिर से रिपीट किया है. अभी देखिए इस क्वेश्चन के अंदर, नहीं नहीं सेम तो नहीं किया भाई, ऑप्शन डी चेंज कर दिया. यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन नहीं किया. जो हमने बात की कि इतना ब्रॉड था तो यूपीएससी ने कहा चलो थोड़ा क्लोज करता हूं, रिट जुरिस्डिक्शन उन्होंने डाल दिया. ठीक है, बट आंसर वही सेम है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. सेम क्वेश्चन रिपीट, बस ऑप्शन में हेरफेर किया है. उसके अलावा ए बी सी में तो कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं किया. किया है क्या? नहीं किया भाई, नहीं किया. यूपीएससी सेम रिपीट करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया. ठीक है, इतनी देर क्या पूछ रहा था, एक आपको पर्टिकुलर सिचुएशन दी और देन जुरिस्डिक्शन पूछ रहा था. अब जुरिस्डिक्शन ऊपर दे दिया और नीचे सिचुएशन दे दी. अब बता दो भैया क्या है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, चार स्टेटमेंट दिए हैं. चारों स्टेटमेंट देखते ही डरना नहीं है, इसमें एलिमिनेशन होगा क्योंकि ऑप्शन को देखते ही पता चल रहा है कि कोई दो सही होंगे और कोई दो गलत होंगे. तो दिमाग को उस तरीके से रखो कि यहाँ पे गलत ढूंढना है. इसमें गलत जो भी होगा हम एलिमिनेट करेंगे फटाफट. पहला कह रहा है अ डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन टू आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और दैट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, अ डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी, अ डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स. ध्यान से समझिएगा. अगर मैं सबसे पहले बात करूं आपके, अगर मैं बात करूं आपके इलेक्शंस की, डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शंस, ये हमें ऑलरेडी पता है, हमने पहले एपिसोड्स में देखे हैं कि ये डिस्प्यूट्स पावर है सुप्रीम हाई कोर्ट की. हाई कोर्ट डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन देखता है और उसकी अपील आपको सुप्रीम कोर्ट में मिलती है. तो ये आपकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, प्लीज समझिए. ये हाई कोर्ट के अंडर आपके प्रीव्यू में आता है. पहले आप हाई कोर्ट के अंदर एमएलए एंड एमपीज इलेक्शन डिस्प्यूट हो तो उसको हाई कोर्ट देखता है. सो टू तो कोई हाल में आंसर नहीं होगा. तो दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं. अब बात आती है सी एंड डी के अंदर ऑप्शन. सो अगर मैं बात करूं डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन मोर स्टेट, ये बिल्कुल सही है. अगर मैं डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी, यूनियन का मतलब क्या है?
सेंटर, और सेंटर का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही तो है, और क्या है? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस सेंटर लिख लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन लिख लो। आपस में ही अंदर लड़ाई और कैसे डिस्प्यूट हो जाएगा? समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे डिस्प्यूट का चांसेस ही नहीं है, वेरी लेस चांसेस, बहुत कम चांस है यहाँ पे, क्योंकि खुद सेंटर के पास पावर काफी ज्यादा रहती है यूनियन टेरिटरीज के अंदर, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से हो चाहे वो गवर्नर से हो, पावर्स काफी ज्यादा रहती है। तो यहाँ डिस्प्यूट का मैकेनिज्म हो नहीं सकता। तो ऑप्शन 3 भी यहाँ से कट होता है, आंसर होगा 1 and 4, अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 and more states and dispute between government of India and 1 and more states. This is comes under the original jurisdiction of Supreme Court. ठीक है, अब समझिए जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता क्या है। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट टू हियर, टू इंटरप्रेट, डिसाइड केसेस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इज अ फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुरिस्डिक्शन डिफाइंड मेनली इन पार्ट 5 चैप्टर 4 आर्टिकल 124 टू 147। इसमें कौन कौन सी जुरिस्डिक्शन है ध्यान से समझना। सबसे पहले आती है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 131। क्या कहता है, इसका मतलब क्या होता है ओरिजिनल जुडिशियन का? इसका मतलब होता है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू हियर अ केस एट द फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब वो फर्स्ट इंस्टेंस में केस को सुन सकता है। एक्सक्लूसिव अगर इसके आगे वर्ड लग जाता है, इसका मतलब ये है कि नो अदर कोर्ट कैन एंटरटेन सच केसेस। अगर मैं ये बात करूं कि यहाँ पे जो सेंटर एंड स्टेट के जो डिस्प्यूट्स है, ये टू स्टेट्स के बीच के डिस्प्यूट्स है, ये नॉट ओनली है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बट इज आल्सो एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा कोई भी कोर्ट नहीं है जहां पे दो स्टेट के बीच में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स के बीच का डिस्प्यूट कोई आपका कोर्ट कर सकता है। ये सिर्फ आपके सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। सो दिस इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। डिस्प्यूट कौन कौन सी कवर है? सेंटर एंड वन और मोर स्टेट, सेंटर स्टेट वर्सेस वन और मोर स्टेट, टू और मोर स्टेट। नेचर ऑफ डिस्प्यूट क्या है इसको ध्यान से समझना। मस्ट इन्वॉल्व लॉ और फैक्ट, डिस्प्यूट मस्ट इन्वॉल्व लीगल राइट, पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स आर एक्सक्लूडेड। पॉलिटिकल डिस्प्यूट नहीं है, कल को लड़ ले कि भैया गवर्नर ने ये कर दिया उसने ये कर दिया, ये आपस में लड़ाई, ये सब पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स आर एक्सक्लूडेड अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इंपॉर्टेंस क्या है? अपहोल्ड फेडरल स्ट्रक्चर एंड इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। एक्सक्लूजन क्या क्या होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से? आर्टिकल 131 डज नॉट अप्लाई टू इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। ध्यान से दिमाग में रखना, आर्टिकल 262 इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं करता सुप्रीम कोर्ट, ये बात बिल्कुल याद रखना। ये ट्राइब्यूनल्स करती है, जो स्पेशली ट्राइब्यूनल्स उनके लिए बनती है। मैटर्स रेफर टू द फाइनेंस कमीशन। सो फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में या आपके सेंटर स्टेट की डिस्प्यूट या कोई भी डिस्प्यूट हो दो स्टेट की, फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट हो या प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज हो, ये सब नहीं कवर होती आपकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में। तो सवाल उठता है ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज में अगर डाउट आएगा तो ये डाउट कैसे रिजॉल्व होगा, ये बात समझिए। तो ये रिजॉल्व होगा आर्टिकल 143 से एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन से। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है? अंडर आर्टिकल 143 president may seek advisory opinion from the supreme court. Types of reference, like article 143 clause 1 says that question of a law or a fact of a public importance का कोई भी law और fact का question, या फिर dispute arising from the pre constitutional treaties, constitution बनने से पहले की जो treaties है, अगर उसमें कोई dispute होगा वो advice ले सकता है president from the supreme court of India. Opinion is not binding, no enforcement of rights, nor adversarial litigation. Purpose क्या है? Assist the executive in the constitutional interpretation. ये बात याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में काफी रहता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आगे हम इसके ऊपर यूपीएससी ने पीवाईक्यूज पूछे हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट है रिट जुरिस्डिक्शन, ये तो आपको ऑलरेडी पता है फंडामेंटल राइट से। नेक्स्ट है अपेलिएट जुरिस्डिक्शन। अपेलिएट जुरिस्डिक्शन मतलब बाय अपील, सुप्रीम कोर्ट हियर्स अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट्स ऑफ अ लोअर कोर्ट। जुरिस्डिक्शन इज नॉट ओरिजिनल। ओरिजिनल क्यों नहीं है? बिकॉज हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है, आर्टिकल आपके 132 136 सुप्रीम कोर्ट के, और उसके बाद आपके हाई कोर्ट के अंदर भी ये आप कह सकते हो कि ये जुरिस्डिक्शन है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अपील कैसे? आर्टिकल 132 अपील लाइज फ्रॉम द हाई कोर्ट, मस्ट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, रिलेटेड इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट रिक्वायर्ड। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अपील होगी
तो वो हाई कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है टू दी सुप्रीम कोर्ट। सिविल अपील्स होगी वहां पे भी यही कर सकता है, क्रिमिनल अपील्स होगी वहां पे भी कर सकता है। और अब ये देखिए स्पेशल लीव ऑफ अपील आर्टिकल 136, ये एक ऐसी अपील है, स्पेशल लीव ऑफ अपील। आज मैं कहूंगा कि अगर मोस्ट ऑफ द जुडिशियल पेंडेंसी का कारण है वो सिर्फ ये एक आर्टिकल है। सबसे ज्यादा अगर कोई आर्टिकल जो जुडिशियल पेंडेंसी का कारण है आज इंडिया के अंदर, वो है आर्टिकल 136। समझिए क्या है स्पेशल लीव टू अपील। इसका मतलब क्या है? स्पेशल लीव टू अपील का मतलब ये है कि अगर कोई भी मतलब कोई भी आपका हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, कोई भी ट्राइब्यूनल, वहां पे कोई भी केस हुआ और उन्होंने अपना फैसला सुना दिया, तो कोई भी एग्राइव्ड पार्टी अगर उसको लगता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ पर्टिकुलर कोर्ट, सो ही और शी कैन डायरेक्टली अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। इसे बोलते हैं स्पेशल लीव टू अपील, आर्टिकल 136। लेकिन यहाँ पे कैच है। कैच ये है कि इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू हियर दैट पर्टिकुलर केस। अगर वो केस सुनना चाहे तो सुन सकता है, नहीं चाहे तो नहीं भी सुन सकता। कैन ग्रांट लीव अगेंस्ट एनी कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। इसमें मिलिट्री कोर्ट्स एक्सक्लूडेड है, ये बात बस आपको याद रखनी है। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले स्पेशल लीव अपील के अंदर नहीं आते। उसके अलावा कहीं भी छोटे से छोटा कोर्ट, बड़े से बड़ा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स के तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। इसीलिए बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट द अल्टीमेट कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, और इट्स नॉट अ मैटर ऑफ राइट। एक किसी इंसान का अधिकार नहीं है कि भैया मुझे स्पेशल लीव ऑफ अपील मिलनी ही चाहिए। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है और सुप्रीम कोर्ट मोस्टली ये सुनता ही है, इसीलिए जुडिशियल पेंडेंसी है। भाई नीचे के केसेस एक बार सॉल्व हो गए, उसके बाद भी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वहीं पे जाते हैं। बात समझ रहे हो? तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आपका जुडिशियल पेंडेंसी का, स्पेशल लीव टू अपील, आर्टिकल 136। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिक्शन। इसका मतलब होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि डिसाइड वैलिडिटी ऑफ लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, एग्जीक्यूटिव एक्शंस। ठीक है, इसमें बहुत सारे आर्टिकल है, आर्टिकल 131, 132, 143। देखो मैंने कहा था ना आपको कि ये इतना ब्रॉड है कि इसमें सब है। आर्टिकल 143 क्या है? एडवाइजरी जुडिक्शन। आर्टिकल 131 क्या है? आर्टिकल 131 इज ओरिजिनल जुडिक्शन। सो इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म, तो इसके अंदर तो सभी आ रहे हैं वैसे, तो प्लीज इसको आपको ध्यान से समझ के चलना है। फिर आता है रिव्यू जुरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। लाइक कई बार एरर हो जाता है, कई बार डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंसेस हो जाती है, कभी कभी गवर्न बाय सुप्रीम कोर्ट रूल्स है, तो उसके कारण रिव्यू जुरिडिक्शन आता है। उसके बाद आता है क्यूरेटिव जुरिडिक्शन। मतलब आपके क्योर देना। ठीक है, रिकॉग्नाइज बाय रूपा अशोक हुरा केस 2002। पर्पस क्या है? प्रिवेंट मिस कैरेज ऑफ जस्टिस, अवेलेबल आफ्टर डिसमिसल ऑफ रिव्यू पिटिशन। अगर रिव्यू पिटिशन फेल होती है तो फिर आपका आता है क्यूरेटिव पिटिशन। नेचर इज एक्सट्रीमली रेयर, लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन। की बात याद रखना। आते हैं फिर से क्वेश्चन के ऊपर। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड प्रेसिडेंट मेक अ रेफरेंस to the Supreme Court to seek the court's opinion on the constitutional validity of Election Commission's decision on deferring the Gujarat Assembly election। ठीक है, ये 2002 का कोई रेफरेंस रहा है, हमें ये दिमाग में नहीं रखना। ठीक है, 2003 का क्वेश्चन है, 2003 का क्वेश्चन है, बट हमें ये कॉन्टेक्स्ट नहीं पता आज की डेट में। सो इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मत सोचिए, सीधा सीधा सोचिए कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये बात कही है। अभी बात की आर्टिकल 143। Article 143 is an advisory jurisdiction of Supreme Court. President make a reference to the Supreme Court to seek the court's opinion on the particular कोई भी केस जो उस समय पब्लिक इंपॉर्टेंस का होगा। सो आर्टिकल 143 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सब आर्टिकल देखो यूपीएससी ने पहले पूछे हुए, इनको तो आपको अच्छे से तैयार करने ही है, इनमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। प्लीज समझिए बात को। The Supreme Court of India tenders advice to the President on the matter of law or a fact on its own initiative, only if it seeks such advice, only if the matter relates to the fundamental rights of citizen, only if the issue poses a threat to the unity and integrity of a country। तो कब कब सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस दे सकता है प्रेसिडेंट को? तो भैया अगर देखो मोस्टली जो मेच्योर इंसान होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी मेच्योर है, और अगर जो मेच्योर लोग होते हैं वो एडवाइस कब देते हैं? वो एडवाइस तब देते हैं जब उनसे एडवाइस मांगी जाती है। ठीक है, ऐसे तो देखो हमारे यहाँ तो सब लोग इंडिया के अंदर एडवाइस फोकट की, फ्री की एडवाइस तो बहुत चलती है,
लेकिन मोस्टली जो मैच्योर इंसान है वो मोस्टली एडवाइस तब देता है जब उससे पूछा जाता है कि भैया मुझे बताओ कि यार ये चीज कैसे, जैसे अगर आप मुझसे, मेरे मेंटीज है जो, वो मुझसे पूछेंगे कि भैया मैं क्या करूं क्या ना करूं, कैसे करना है कैसे नहीं करना, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाए, तभी तो मैं दूंगा। सामने से एकदम ये कह के नहीं तुम्हें ये करना चाहिए ऐसा, तो वो तो नहीं होगा। सो ओनली इफ ही सीक्स सच एडवाइस, जब उसको चाहिए कि वो आएगा तो आई डेफिनेटली गिव हेल्प, मैं करूंगा कि हाँ यार इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, आपकी स्ट्रेटेजी इस तरीके से हम बना सकते हैं। सो ओनली इफ ही सीक्स सच एडवाइस, अपने हिसाब से खुद से थोड़ी देंगे, ओन इनिशिएटिव, मन कर गया नहीं नहीं प्रेसिडेंट जी एडवाइस तो लेनी पड़ेगी आपको, बहुत दिन हो गए हमसे कोई एडवाइस नहीं ली, चलो चलो आपको एक एडवाइस देते हैं, तो अपने ओन इनिशिएटिव, ये कोई सुओ मोटो थोड़ी है, ठीक है, तो यहाँ सुओ मोटो नहीं चलेगा, ठीक है। और फंडामेंटल राइट की ही क्यों इतना नैरो क्यों कर रहे हो, तो नैरो कर रहा है पूरे स्टेटमेंट को, सो नैरो नहीं होगा, ये भी नैरो है कि जब यूनिटी एंड इंटीग्रिटी थ्रेट में आएगी तभी एडवाइस ले सकते हैं, नहीं तो ले ही नहीं सकते, तो ये दोनों ही नैरो है, इसलिए गलत है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझिए, 2010 का क्वेश्चन देखो, 10 साल में रिपीट करता है, 2001, ठीक है, अब 2010 में पूछेगा थोड़ा सा ट्वीक करके इसी बात को। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द मैटर्स ऑफ लॉ एंड फैक्ट ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, ठीक है, इफ ही सीक्स सच एन एडवाइस ओनली इफ द मैटर रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, उसी को तरीका चेंज करके पूछ लिया, ना भैया ये तो नैरो है, इफ ही सीक्स सच एन एडवाइस दिस इज द करेक्ट आंसर, ओनली इट्स ओन इनिशिएटिव, ना भैया सुओ मोटो तो नहीं होगा, 1 एंड 3 तो नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, ठीक है, 2 ओनली होगा आंसर, ठीक है, 2 ओनली। तो यूपीएससी कैसे देखो अपने ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, बस आपको जो रिपीट कर रहा है या जो क्वेश्चन आ रहा है उसको अच्छे से एनालिसिस करना है, जैसे हमने अभी सारा एनालिसिस किया सारे जुडिशियन का, उस तरीके से। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। असर्शन क्या दिया हुआ है, विलफुल डिसओबीडियंस और नॉन कंप्लायंस, विलफुल डिसओबीडियंस और नॉन कंप्लायंस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर्स एंड यूज ऑफ डेरोगेटरी लैंग्वेज अबाउट द जुडिशियल बिहेवियर अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कह क्या रहा है, अगर आप कोई भी विलफुल डिसओबीडियंस करते हो या फिर नहीं मानते, नॉन कंप्लायंस करते हो कोर्ट के ऑर्डर को, और आप डेरोगेटरी लैंग्वेज का यूज करते हो, तो ये आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर आएगा, ठीक है भैया, बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या गलत है, बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट को अगर आप डेरोगेटरी लैंग्वेज से बोलोगे और ठीक है आप उसकी बात नहीं मानोगे, डिसओबीडियंस, उसके कोई ऑर्डर्स होंगे वो नहीं मानोगे, उन्होंने कोई ऑर्डर दिया हमने नहीं माना, तो वो विलफुल डिसओबीडियंस है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर आएगा बिल्कुल। तो मतलब पहला स्टेटमेंट डिफाइन क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को, क्लियर, एक कंडीशन दी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस तरीके से होगा इन पर्टिकुलर कंडीशंस में। रीजन क्या दे रहा है, इसी में रीजन दे रहा है, जुडिशियल एक्टिविज्म cannot be practiced without arming the judiciary with the punitive powers to punish contemptuous behavior। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए एक नेसेसिटी है कि अगर आपको जुडिशियल एक्टिविज्म को सक्सेसफुल बनाना है, इफ यू वांट टू मेक द जुडिशियल एक्टिविज्म सक्सेसफुल, यू हैव टू गिव द जुडिशरी द पावर टू पनिश इट्स फॉर द कंटेम्प्टियस बिहेवियर। अगर आप उसको ये पावर दोगे तभी वो जुडिशियल एक्टिविज्म करेगा। तो इस स्टेटमेंट में क्या दिया है, नेसेसिटी बता रहा है, नेसेसिटी फॉर द जुडिशियल एक्टिविज्म, अगर जुडिशियल एक्टिविज्म को आपको सक्सेसफुल बनाना है तो आपको पर्टिकुलर ये पावर देनी पड़ेगी जुडिशरी को, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सो अगर मैं बात करूं असर्शन एंड रीजन बोथ आर इंडिविजुअली करेक्ट, ये तो हमें पता चल गया, मतलब इसमें कुछ भी गलत तो नहीं है, तो हमारा ये दो ऑप्शन तो अपने आप कट हो गए, ये बात समझ आ रही है, ये दो ऑप्शन अपने आप कट हो गए। अब हमें देखना है कि क्या ये इसको, क्या स्टेटमेंट टू मतलब रीजन आपके एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। ऊपर बात दी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए कंडीशन, दूसरे के लिए दी है जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए कंडीशन, ठीक है, दोनों ही अपने आप में इंडिविजुअली स्टेटमेंट सही है, इंडिविजुअली अपने आप में फुलफिलिंग है, अपने आप में होल है, या बिकॉज लग के बिल्कुल भी काम चलने वाला नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अभी हम एक्सप्लेनेशन भी समझ लेते हैं। असर्शन ट्रू है, अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 सिविल कंटेम्प्ट, देखो दो तरीके के कंटेम्प्ट होते हैं, ध्यान से समझना,
एक होता है सिविल कंटेम्प्ट और एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब होता है विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ एनी ऑर्डर जजमेंट। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के कोई भी ऑर्डर को नहीं मानते, उसके जजमेंट को नहीं मानते, तो वो होगा सिविल कंटेम्प्ट। अगर आप कोई भी आपका ऐसा एक्ट या फिर आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा या आपका एक्ट, मतलब आपने कुछ कर दिया, मान लो तोड़फोड़ कर दी, ठीक है, जो स्कैंडलाइज करे और लोअर करे अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, वो माना जाएगा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। बात समझ आई? तोड़फोड़ मचा दी, लैंग्वेज का आपने गलत प्रयोग कर दिया, तो आपका होगा सिविल क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अगर आपने उसके ऑर्डर नहीं माना तो वो होगा सिविल कंटेम्प्ट। इसको समझ लेना भैया, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी यूपीएससी इस पे भी क्वेश्चन बना सकता है। हमें इस क्वेश्चन से यही सीखना था, कंटेम्प्ट दो टाइप के होते हैं। क्लियर है? जुडिशियल एक्टिविज्म वेयर कोर्ट टेक्स अ प्रोएक्टिव रोल इन एंश्योरिंग जस्टिस requires the judiciary has to power to enforce its directives. Without punitive power to punish contempts, active judgment could be easily ignored by the executive legislature, undermining the court's authority. तो ये भी अपने आप में स्टेटमेंट सही है, बट ये दोनों को रिलेशन नहीं है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये बात समझ आएगी या आ रही है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्या सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ये क्वेश्चन कब का था? ओके, ये क्वेश्चन था 1997 का। ओके, मतलब अगर इसमें ही हम थोड़ा समझ लेते, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे आया हुआ था, अगर इसको अच्छे से समझ लेते तो हम 2022 के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए बात करते हैं। पहला कह रहे हैं, परस्यूएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच.एन. सन्याल कमेटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 वाज पास्ड। भैया मुझे तो नहीं पता कि भैया इस रिपोर्ट से ये चीज आई है, हो सकता है यहाँ पे कमेटी चेंज हो जाए, कोई रिपोर्ट दूसरी हो, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। मैं इसको एक बार रिजर्व में रखता हूँ। ठीक है, देखो तीन तरीके के आप सिंबल यूज कर सकते हो पेपर में सॉल्व करने में। आपको नहीं आता हो, अभी तक आपको इस पे लेना है, तो आप इस तरीके से डैश बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये शॉर्ट शॉर्ट है तो आप राइट यूज कर सकते हो, आपको लगता है शॉर्ट शॉर्ट रॉन्ग है तो आप राइट रॉन्ग भी यूज कर सकते हो। तो मैंने अभी इसको रिजर्व कैटेगरी में डाला है, अभी मुझे नहीं पता कि इसका आंसर क्या है, ये सही है कि गलत है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे ये वर्ड देखता हूं ना, तो मन एकदम होता है कि अच्छे से इसको अंडरलाइन कर दूं, बॉक्स में बना दूं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स। ओके, लेट्स सी, इसको भी देखते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करता है या कोई एक्ट करता है ये बात। चलो भाई इसको भी देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। डिफाइन करते हैं क्या? नहीं भैया, डिफाइन तो नहीं करते। अभी हमने देखा वो एक्ट के अंदर ये बताया हुआ है, ये एक्ट को अभी हमने पढ़ा था ना, उसमें सिविल क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वैसे भी बहुत लिमिटेड चीजें डिफाइन करता है, तो डेफिनेशन नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन मुझे मिल गया कि शॉर्ट शॉर्ट गलत है भैया। थर्ड को जैसे ही गलत किया तो दो ऑप्शन कट हो गए। अब मेरी जिंदगी अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सेट हो गई है ना? नहीं हुई यार, फोर्थ स्टेटमेंट भी देखना पड़ेगा। इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हाँ भैया, तभी तो ये बनाया है। ये एक्ट कैसे आया? तभी तो पार्लियामेंट के पास पावर थी, तभी तो एक्ट बनाया। एक्ट कौन बनाएगा? वही बनाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन से रेफरेंस लो तो रेफरेंस ड्रॉ कर सकते हो। तो फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो 1 2 4 बिल्कुल सही आंसर है। बात समझ आई? मुझे जरूरत ही नहीं थी कि मुझे कमेटी पता हो, ठीक है, वो मुझे नहीं पता था फिर भी मैं आंसर कर सकता था। तो यूपीएससी कभी भी एकदम फैक्चुअल कुछ पूछेगा ना, तो वो सिर्फ डराने के लिए होगा। ठीक है, आप दूसरे स्टेटमेंट्स में देखिए कि कहां पे कुछ वीक पॉइंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसको आप जस्ट, कई बार क्या होता है ना, हम लोग गलती क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। रीडिंग में हमारी गलती क्या होती है, जैसे ही मान लो मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा, यार मेरे को तो कमेटी आती नहीं है, मैं तो कमेटी पढ़ी नहीं, हे भगवान ये वो, यहीं पे ना पूरा पूरा सोच लेंगे सब कुछ। यार मैंने तो कहा था, सर ने भी कहा था रिवीजन कर लेना, ये क्वेश्चन तो ये टॉपिक का ही था कि ये कोर्ट वाला आएगा, ये सुप्रीम कोर्ट तो आएगा ही आएगा। मतलब यहीं पे सारी गाथा पेपर के बीच में ही सोच लोगे। अरे भैया नहीं आता, डैश बना के छोड़ दो, आगे बढ़ो। रुकना नहीं है, ये सेम लाइफ के, लाइफ भी तो यही है। लाइफ में आप कहीं भी रुक गए, ठीक है, कोई पास्ट में रुक जाता है, कभी कोई कोई और कोई एक इंसान पे अटक जाता है, अटकना नहीं है। ठीक है, थोड़ा अटको, कोशिश करो, नहीं हो आगे बढ़ो, सीधा सा गेम है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे है लाइफ, ये रिवर की तरह है। अगर आप जैसी रिवर रुकती है ना, तो उसका दलदल बन जाता है, जैसे कीचड़ बनने लग जाता है। कीचड़ नहीं बना, लाइफ तो बहना है, लाइफ का नाम ही बहना है।
तो सेम यही बहना यहाँ पे है, रुकना नहीं है। अगर नहीं आता तो लिख दो यार ठीक है मैं देखता हूँ, लेट्स सी नेक्स्ट में देखता हूँ, कहीं ना कहीं तो मुझे कोई वीक पॉइंट मिलेगा। इसीलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक, अपने आप को कॉन्फिडेंस फील कराना कि नहीं मुझे 3 स्टेटमेंट पड़े हैं, मुझे इनमें से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अब आपको एक चीज और सिखाते हैं इस क्वेश्चन से, ध्यान से समझना, ये 2025 26 27 में भी रेलेवेंट है, ध्यान से सुनना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहां पे लिखा हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, दो सिमिलर स्टेटमेंट। ठीक है, जनरली क्या होता है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आता है तो मोस्टली ये स्टेटमेंट गलत होता है, यार ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं होता, कोई एक्ट के अंदर होता है। ठीक है, तो जब दो स्टेटमेंट सिमिलर साउंड के हैं तो दोनों में कोई एक सही और एक गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक स्टेटमेंट में तो सही था और एक स्टेटमेंट में गलत हुआ, ये बात समझ आ रही है? तो आगे फ्यूचर में भी इस बात का ध्यान रखना है, खास ध्यान रखना है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, क्लियर है? चलिए, तो ये स्टेटमेंट क्लियर है, ये एचएन सन्याल कमेटी ही है। फिर से आप यूपीएससी डायरेक्ट पूछेगा तो भैया कौन सी कमेटी थी जिससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट पास हुआ था, किसकी रिकमेंडेशन से हुआ? सो आंसर है एचएन सन्याल कमेटी रिकमेंड्स फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट 1971। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, आर्टिकल 129 एंड 215 215 आपका एक्सप्लिसिटली एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को रिस्पेक्टिवली टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये बात याद रखना। ठीक है, अभी मैं आपको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब ये आर्टिकल भी दोनों पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, पूरी मेहनत की है भैया, इसलिए जम के यूज लो, मैं तो ये कहूंगा। ठीक है, पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट as this falls under the 7th schedule of the constitution, specifically entry 77 of the union list, entry 14 of the concurrent list, ये बात याद रखना। क्लियर है? चलिए, ये है आर्टिकल 129, ये आर्टिकल है 215। सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर आता है द सुप्रीम कोर्ट शैल बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। सेम वैसी ही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, तो सेम है बात, ये बात याद रखना, आर्टिकल 129 एंड 215। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझो, द पावर to enlarge jurisdiction of Supreme Court of India with respect to any matter included in the union list of legislative power rest with, कौन सुप्रीम कोर्ट की पावर जुरिडिक्शन को बढ़ा सकता है, एनलार्ज कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स। भैया किसके पास ये पावर है? ये पावर तो पार्लियामेंट के पास ही है भैया, पार्लियामेंट, क्योंकि यहाँ पे विल ऑफ द पीपल है, ये बात याद रखिए। विल ऑफ द पीपल कहाँ है? विल ऑफ द पीपल प्लस विल ऑफ द स्टेट्स, दोनों ही आपको यहां पार्लियामेंट में मिलेगी, लोकसभा एंड राज्यसभा। विल ऑफ द स्टेट्स, विल ऑफ द पीपल, और इतना जब जहां पे लोगों की विल और जहां पे स्टेट्स की विल है वो है पार्लियामेंट। सो आंसर होगा द पार्लियामेंट हैव द राइट टू एनलार्ज द जुडिशियरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बट इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की पावर को एनलार्ज कर सकता है, डिमिनिश नहीं कर सकता, ये बात याद रखना प्लीज। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, फ्यूचर के लिए याद रखना है, 2003 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। अभी तक सारे क्वेश्चन हमने किस पे देखे? मोस्टली जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यही इंपॉर्टेंट है भाई, पावर से पूछेगा। हम मतलब पावर इज इंपॉर्टेंट यार, ये समझो बात। हमने प्रेसिडेंट में देखा तो प्रेसिडेंट की पावर देखी, सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की पावर, आगे हाई कोर्ट देखेंगे तो हाई कोर्ट की पावर, पार्लियामेंट देखा तो पार्लियामेंट की पावर, राज्यसभा देखा राज्यसभा की पावर, लोकसभा देखा तो लोकसभा की पावर। अरे इंपॉर्टेंट पॉलिटी क्या है? बट इज पॉलिटी, पॉलिटी का अनदर नेम है पावर, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पावर ही रहेगा, ये बात याद रखना। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, the parliament cannot enlarge the jurisdiction of supreme court of india and its jurisdiction is limited to that conferred by the constitution। अरे भैया इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया, 2003 वाले को 2015 में रिवर्स करके पूछ लिया। कैन नॉट एनलार्ज या कैन नॉट अपने मन से ही कर दिया, नॉट अपने मन से ही लगा दिया एग्जामिनर ने, कैन नॉट एनलार्ज, पार्लियामेंट कैन एनलार्ज द जुडिशियरी ऑफ द कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है।
समझ आई बात? जैसे ये रोंग होता है बहुत तो नहीं होगा और वन ओनली भी नहीं होगा, ठीक है, करेक्ट बताना है। सेकंड स्टेटमेंट, द ऑफिसर एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द कंसर्न्ड चीफ जस्टिस एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑन आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। मतलब ऑफिसर एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द कंसर्न्ड चीफ जस्टिस, जो कंसर्न चीफ जस्टिस होगा वही ऑफिसर सर्वेंट्स को अपॉइंट करेगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। ठीक है भैया, क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो दिक्कत नहीं लग रही। यस, कोई दिक्कत नहीं है। सो आंसर इज 2 ओनली। थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन में हल्का सा दिक्कत है, हल्का सा दिक्कत, कि यहाँ पे कंसोलिडेट ऑफ फंड ऑफ इंडिया और यहाँ पे हाई कोर्ट भी आ गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा वो एक इंटरप्रिटेशन लैंग्वेज का इशू है, बट यूपीएससी ने इसको उसी तरीके से माना। अगर इसमें ज्यादा दिमाग लगा दिया तो नहीं, और हाई कोर्ट वाला तो नहीं, हाई कोर्ट वाला तो स्टेट वाले से होगा, स्टेट कंसोलिडेट फंड ऑफ से होगा, ठीक है। मुझे पता है, इसमें मेरा भी दिमाग लगा था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको देखा कि यार क्या है, बट आंसर यूपीएससी ने 2 ओनली बनाया। 2005 का क्वेश्चन है, थोड़े से लैंग्वेज में इश्यूज आते थे पहले, इतने ज्यादा आपको प्योर फुल प्रूफ क्वेश्चन नहीं बनते थे, थोड़ा इंटरप्रिटेशन में कई बार इशू आता था। तो ये एक इशू वाला क्वेश्चन है, बट आगे फ्यूचर में इसी तरीके से इसको याद रखना कि इस तरीके से अगर यूपीएससी दे तो हमें सही मानना है, बिकॉज उसका 2005 में इस तरीके को सही माना है। क्लियर है ये बात? ठीक है। अगर मैं बात करूं हाई कोर्ट की, सो हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन ये कहां से आती है आपकी? कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट? आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहा हूँ, हाई कोर्ट के जजेस की पेंशंस कहां से आती है, पेंशंस कहां से आती है और स्लैश सैलरी, ठीक है। क्या दोनों का सोर्स एक ही है या अलग अलग है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर अलग अलग है तो कौन कौन से हैं, ठीक है। सो द आर्टिकल 138 क्या कहता है? एनलार्जमेंट ऑफ जुडिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसको ध्यान से पढ़ना। The Supreme Court shall have such further jurisdiction and powers with respect to any of the matter in the Union list as a by law, Parliament may by law confer. The Supreme Court shall have such further jurisdiction and powers with respect to any matter as Government of India and Government of any state may be by special agreement confer if Parliament by law provides for the exercise of such jurisdiction and powers by the Supreme Court. तो एनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन इस तरीके से भी हो सकता है कि एक मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे और कोई गवर्नमेंट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट और मिलके ये बात कहे कि यार पार्लियामेंट आप है ना एनलार्जमेंट करो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को, तो ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है, ये दोनों बात याद रखना, ठीक है। ये आर्टिकल 138 के एग्जैक्ट वर्ड्स मैंने आपको यहाँ पे रीड करवाए, इसीलिए मैंने ये क्लिप जो है ये पूरा स्क्रीनशॉट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही कट करके यहाँ पे डाला है, जिससे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज भी पता चले कि किस तरीके से एग्जैक्टली चीजें लिखी हुई है। Next is statement 2 is correct. The officer and the servants of the Supreme Court and High Court are the appointed by the concerned Chief Justice, and the administrative expenses, including salaries and allowances, are included charged on the Consolidated Fund of India. और देखो यहाँ पे Consolidated Fund of the State for the High Court, ये मतलब मान के चलना था आपको, ठीक है। ये इस तरीके से इंटरप्रिटेशन का इशू है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाला दिस प्रोविजन हेल्प्स एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। चलिए भैया 2006 का ये क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु हैज हेल्ड ऑफिस एज अ परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट plead or act in any court or before any authority in India except the Supreme Court। क्या मतलब है कि सुप्रीम हाई कोर्ट का अगर कोई जज है, ठीक है, एक परमानेंट जज है हाई कोर्ट का, तो कहीं और प्लीड कर ही नहीं सकता, एक्ट ही नहीं कर सकता, सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट में ही कर सकता है। तो ये काफी नैरो हो रहा है, काफी नैरो हो रहा है, हो सकता है ये सही भी हो और गलत भी हो सकता है। एक बार मैं इसको रिजर्व में रखता हूं। अ पर्सन इज नॉट क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया unless he has for at least 5 years held a judicial office in the territory of India। भाई जैसे ही हाई कोर्ट देखो ना, तो सिर्फ हाई कोर्ट के अंदर 10 साल का नियम है, ये याद रखना। 10 ईयर की बात होती है हमेशा, जब भी हाई कोर्ट से हम बात करते हैं। 5 ईयर का कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट में होता है, बात समझ आ रही है? हाई कोर्ट में नहीं होता, तो ये देखते ही स्टेटमेंट कट कर देना चाहिए,
क्लियर है? तो 2 तो कट हो गया, समझ आई बात? सो आंसर फर्स्ट भी मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हाई कोर्ट का कहीं भी प्लीड नहीं कर सकता। तो मेरे को यहाँ पे आंसर लग रहा है नेदर वन एंड नोर टू। ठीक है, देखते हैं क्या है एक्सप्लेनेशन। यस, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 220 Indian Constitution, a permanent judge of High Court after retirement is prohibited from the pleading or acting in any court or before any authority within the jurisdiction of same High Court। ध्यान से समझना इस बात को, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझना। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बात दी हुई है कि एक परमानेंट जज अगर हाई कोर्ट का है, अगर वो रिटायर हो जाता है, उसके बाद वो प्लेड नहीं कर सकते और एक्ट नहीं कर सकते एनी कोर्ट बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सेम हाई कोर्ट, मतलब जिस हाई कोर्ट में उन्होंने जीवन में काम किया है वहां पे कभी भी नहीं जा सकते। हाउएवर हाउएवर दे कैन प्लीड और एक्ट इन एनी अदर कोर्ट और बिफोर एनी अदर अथॉरिटी इन इंडिया इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट। ये बात समझ आई? सो हाई कोर्ट का अगर जज रिटायर हो जाता है उसके बाद वो सेम उस हाई कोर्ट में नहीं होगा, अदर उसके अलावा कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो प्लीड और एक्ट कर सकता है अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या ड्यू प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया गया। उसके अलग प्रोविजंस है, उनको हम आगे चर्चा करेंगे, शायद एक क्वेश्चन उस पर भी है, तो इस बात को दिमाग में रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 220। Second statement, the statement is also incorrect. According to Article 217 of Indian Constitution, to be appointed as a judge of High Court, a person must have either held a judicial office in India for at least 10 years. देखो मैंने कहा था ना 10 साल का नियम है यहाँ पे, और he must have been an advocate of the High Court और High Court in the succession for at least 10 years। मतलब हाई कोर्ट देखते ही 10 को पहले देखना, अगर 10 नहीं है तो उसको बिना देखे काट देना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही है बात? 10 मस्ट है, फिर देखना कि 10 में क्या दिया हुआ है, एडवोकेट दिया है कि नहीं दिया, फिर बाद में चेक करना। अगर 10 ही दिया हुआ है तो फिर आप फर्दर इसकी स्क्रूटनी कर सकते हैं, बट अगर 10 नहीं दिया तो सीधा ही काट देना हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में, सीधी सीधी बात है। क्लियर है? आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2008 का क्वेश्चन है। जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर वॉज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मुझे तो नहीं पता, देखते हैं। Justice V.R. Krishna Iyer is considered as one of the progenitors of public interest litigation in Indian judicial system। देखो कितना सर्टल सा लैंग्वेज है, मतलब अपने आप में लैंग्वेज बोल रहा है कि मैं सही हूं। पता है तुम्हें क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, ये भाषा जो है, भाषा जो यूज की एग्जामिनर ने, वो खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मैं स्टेटमेंट सही हूं। सेकंड स्टेटमेंट देखो, कितने सीधे सीधे लिख सकते थे जस्टिस वी आर अय्यर, ठीक है, वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन उन्होंने शुरू किया, नहीं, is considered as one of the progenitors of public interest litigation। ये एक एक वर्ड को स्ट्रेस में क्यों दे रहा हूं, समझ रहे हो? भाषा, कंसीडर, वन ऑफ दी, ये अपने आप में बता रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है। कई बार यूपीएससी प्रीलिम्स में इंट्यूशन का भी रोल होता है, ये बात याद रखना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको मैं इंट्यूशन सिखाना चाह रहा हूं। कई बार इंट्यूशन आपका बोलेगा कि यार ये मतलब दिखने में ही लग रहा है कि ये सही है, इसमें क्या गलत है, मतलब कई बार नहीं लगता कि ये इंसान दिखने में ही बोला है, मतलब दिखने में ही इतना सीधा है, वैसा सा ये स्टेटमेंट है कि दिखने में ही सीधा है यार, इसको मैं काट नहीं सकता, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। देखो मैं चाहता था इसमें लॉजिक वॉजिक वो सब मैं बता देता। कई बार क्या है कि यार वी आर इमोशनल बीइंग्स, वी आर सोशल एनिमल्स, ये बात समझिए, हमारे अंदर इमोशंस है, हम रोबोट्स नहीं है कि यार ये पर्टिकुलर फैक्ट ऐसे देख लिया, ये देख लिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये पता होना चाहिए, वो नहीं है यार। मैं तो है ना वैसे मानता हूँ कि इमोशन भी इंपॉर्टेंट है, यही तो जीएस4 आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बताता है। तो यार यहाँ पे कुछ जगह पे आपको ये सोच के भी लग रहा है कि हाँ यार ये क्वेश्चन ये स्टेटमेंट सही है, तो ये ऐसी लैंग्वेज जब भी हो ना तो थोड़ा सा भावनाओं में बह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब मुझे ये नहीं पता कि भैया ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे कि नहीं होंगे। हो सकता है जज रहे हो सकता है कि नहीं रहे हो, कुछ भी हो सकता है, बट इतना बड़ा नाम लिखा है तो जरूरी नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही रहे हो। तो यहाँ पे गलत होने के चांसेस हाई है, तो मैं एक चांस ले सकता हूं कि मैं टू ओनली कर दूं, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि दो स्टेटमेंट में ज्यादातर चांसेस है कि एक सही और एक गलत हो, ये भी मेरे को एक ट्रेंड पता है। दूसरा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, दाल में काला हो सकता है, तो मैं एक चांस ले सकता हूँ कि मैं टू ओनली लगा दूं। अब ये चांस मेरा सही भी हो सकता है और गलत भी
हो सकता है, ये बात याद रखना। तो ये 50-50 का क्वेश्चन है, मैं तो इस क्वेश्चन को 50-50 मानता हूँ। ठीक है, तो इसमें जिस तरफ आपका टिल्ट हो आप उस तरीके से जा सकते हो। इसका आंसर वैसे टू ओनली ही है। ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये जज थे सुप्रीम कोर्ट के। क्लियर है? नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन, तो भैया कहां पे आया था ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? ये आया था ए बी सी डी, कनाडा में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, यूनाइटेड किंगडम नहीं, सी द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यूएस से आया था। ठीक है, मोस्टली जुडिशरी के जो भी कॉन्सेप्ट है ना, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये सब चीजें, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये सब यूनाइटेड स्टेट से ही हमने बोरो की, ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया है। अब हमने कैसे लिया ये देखो। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट समझ लो, जस्टिस बियॉन्ड इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ये चीज जानना, रिलैक्स लोकस स्टेंडाई। क्या होता है लोकस स्टेंडाई का कॉन्सेप्ट? लोकस स्टेंडाई का मतलब ये होता है, स्टैंड वर्ड मतलब लोकस और स्टेंडाई, मतलब इसका मतलब ये है कि जिसके साथ कोई मतलब जुर्म हुआ है या जिसके साथ वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम हुई है, वही इंसान जाके कोर्ट में अर्जी लगा सकता है, कोर्ट में जा सकता है। इसे बोलते हैं लोकस स्टेंडाई का कॉन्सेप्ट। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसी कॉन्सेप्ट को रिलैक्स करता है, मतलब इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानता। वो कहता है कि एनी पर्सन कैन फाइल अ पीआईएल, डायरेक्ट पर्सनल इंक्वायरी नॉट रिक्वायर्ड। मतलब कोई इंसान जिसके साथ हुआ है, बीती है, वही वहां पे नहीं जा सकता, कोई भी पीआईएल लगा सकता है। मतलब दरवाजे जस्टिस के, कोर्ट के बहुत ज्यादा ओपन कर दिए गए, ताकि एक मार्जिनलाइज्ड, एक पुअर आदमी जो शायद वो कोर्ट में नहीं जा सकता, बट उसके नाम पे कोई एनजीओ है, कोई सिविल सोसाइटी है, वो जाके उसके लिए जो है उसकी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगा सकता है, पब्लिक के इंटरेस्ट के अंदर। सो इसने रिलैक्स की लोकस स्टेंडाई का कॉन्सेप्ट, ये बिल्कुल याद रखना, इस पे कभी फ्यूचर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई कहेंगे कि नहीं लोकस स्टेंडाई लगाई नहीं, लगाया नहीं, रिलैक्स किया, ये बात याद रखना। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट प्राइवेट डिस्प्यूट जुरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट के पास भी है पीआईएल के अंदर, एंड हाई कोर्ट के पास भी है, दोनों के पास है, याद रखना। ठीक है, और आप पीआईएल कैसे कैसे सेंड कर सकते हो? through letters, through postcards, through email. Even the emails treated as a PIL. So how broader the concept of PIL you can imagine by this particular provision. Even the email treated as a PILs. So this is very important. You have to keep this thing in your mind. Next question. What is the provision to safeguard? What is the provision to safeguard the autonomy of Supreme Court of India? 2012 का क्वेश्चन। इसमें से कौन कौन से हैं जो सेफगार्ड कर रहे हैं ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? व्हाइल अपॉइंटिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है भैया, ये तो सही सा लग रहा है मुझे। तो देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन बी रिमूव्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली। सो अगर मैं रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस का याद करूं तो हाई कोर्ट का भी वही है, और मुझे ये भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ, वो जजेस इंक्वायरी एक्ट करके कुछ है, उसके अंदर सारा प्रोसीजर दिया हुआ है, और उस प्रोसीजर के अंदर कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस की तो बात नहीं की, पार्लियामेंट का रोल है। तो ये शेप में तो गलत है कि भैया, ये तो गलत है, सेकंड तो गलत है। जैसे ही सेकंड गलत हुआ मेरा ऑप्शन डी कट गया। ठीक है, और जैसे ही वन सही हुआ तो मेरा ऑप्शन यही बचा, ये ऑप्शन ए होगा आंसर, बट फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए, नहीं तो कहोगे कि यार इसको तो पहले से ही पता था, पहले ही करके आता है, खुद ही क्वेश्चन करता है, फिर खुद ही सॉल्व कर लेता है, हमसे तो पूछता ही नहीं। रुको भाई रुको, 3 और 4 भी पढ़ देता हूँ, इतना दिमाग मत लो यार, दिल पे ले लेते हो तुम लोग तो। द सैलरीज ऑफ जजेस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू विच द लेजिस्लेचर डज नॉट हैव टू वोट। जजेस की सैलरीज चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। लेजिस्लेचर के पास, उसके पास वोट करने का अधिकार नहीं है, बिकॉज चार्ज है, ये बात याद रखना, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा। द अमाउंट्स चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अमाउंट्स मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चार्ज इज अ नॉन वोटेबल पार्ट, ये बात याद रखना। जब भी चार्ज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, मतलब वो नॉन वोटेबल पार्ट है, उसे वोट नहीं करता, क्योंकि वो आम खर्चे हैं जो हर साल हर बजट में आएंगे।
तो उसके लिए हर के लिए वोट वोट करवाना जरूरी नहीं है। तो दैट्स वाई इनको कहते हैं चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर आपको वोट लेना पड़ता है आपका लेजिस्लेचर का। ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ये बात याद रखना। फिर अगर मैं बात करूं फोर्थ, ऑल अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑफिसर एंड स्टाफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर मेड बाय गवर्नमेंट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भैया ये तो है अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर के। अरे भैया यार उनके स्टाफ ऑफिसर वो जाने, उनका काम जाने, गवर्नमेंट का उसमें क्या लेना देना है भाई सुप्रीम कोर्ट के, हैं? ये बात समझ आ रही है? उनके ऑफिसर्स है, उनके स्टाफ है सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस देख लेगा। क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इतना काम है यार, ये सेपरेशन ऑफ पावर को ये मान नहीं रहा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1 एंड सी इज द करेक्ट आंसर। इन अदर जो रॉन्ग स्टेटमेंट है ये फ्यूचर में क्वेश्चन बनेंगे, मैं अभी बता रहा हूं, इसलिए इनको अच्छे से दिमाग में रखना है। स्टेटमेंट 2 एंड 4 करेक्ट इनकरेक्ट है, क्यों है? सुप्रीम जजेस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलोन। द रिमूवल प्रोसेस, जिसको हम इम्पीचमेंट बोलते हैं, is stringent. It requires an address by each house of the parliament, supported by the special majority of total membership and two-thirds of membership present in voting, followed by an order from the president of India on the grounds of proved misbehavior or incapacity। तो मुझे आप बताएंगे प्रेसिडेंट को रिमूव करने का, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का, देखो रिमूवल वर्ड नहीं यूज किया, इम्पीच किया हुआ है। सो इम्पीच करने का क्या ग्राउंड होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत दिन हो गए आपने प्रेसिडेंट नहीं पढ़ा, यहाँ पे तो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकेपेसिटी फॉर द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो बताइए भैया प्रेसिडेंट का क्या है, ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट क्यों है? अपॉइंटमेंट्स एंड ऑफिसर ऑफ द स्टार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नॉट बाय गवर्नमेंट। आर्टिकल 146 grants the CJI the power to appoint on staff, prescribe their service condition without interference from the executive to ensure administrative independence। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वेस्टेड इन। भैया नंबर बढ़ाने हैं, नंबर कौन बढ़ाएगा? नंबर बढ़ाएगा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ही बढ़ाएगा भैया, और किसके पास पावर है? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस वर्ड को चेंज कर दूं, सुप्रीम कोर्ट कर दूं की जगह यहाँ पे हाई कोर्ट कर दूं, तो फिर क्या आंसर होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। समझ आई बात? अगर मैं इस सुप्रीम कोर्ट को हटा दूं, यहाँ पे लिख दूं द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट इन इंडिया इज वेस्टेड इन, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर लो कमीशन, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या सेम रहेगा आंसर या फिर आंसर चेंज होगा? क्या बी ही रहेगा या चेंज होगा? चेंज होगा तो मुझे बता दीजिए कौन सा है। ठीक है, सो एस्टेब्लिशमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसमें दिया हुआ देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस until parliament by law prescribe the larger number and not more than, ठीक है, 7 अदर जजेस। ये दिया हुआ, बाद में ये चेंज होता रहता है, अभी लाइक 34 जजेस है शायद। सो एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल, ये तो कट गया, अब तो नहीं है ये, एंड शैल होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who or which of the following is the custodian of the Constitution of India? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कस्टोडियन, कस्टोडियन तो यार बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये तो। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों तो नहीं होंगे भैया, इनमें अपना स्वार्थ आ जाता है पता नहीं क्यों। प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकते हैं, बट याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कस्टोडियन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। व्हाई? बिकॉज इंटरप्रिटेशन, किसके पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इंटरप्रेट करने की? बात बात समझ आ रही है? इंटरप्रेट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है? प्रेसिडेंट फिर भी बायस हो सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट तो एक अपने आप में एक ऑर्गन है अलग से। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कस्टोडियन माने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका लॉजिक समझिए, जुडिशियल रिव्यू किसको दिया आपने? कस्टोडियनशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो दिखाता है। जुडिशियल रिव्यू की पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है, जो अपने आप में ये दिखाता है कि ये अपने आप में प्रूव करता है कॉन्स्टिट्यूशन या कस्टोडियनशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
इसके बेसिस क्या, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 141, ये सब कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू ही दिखाते हैं, हाउ जुडिशियल रिव्यू इज रिलेटेड टू द कस्टोडियनशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस ऑटोमेटिकली टेल्स यू कि ये पार बेसिकली आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है। अरे भैया गजब का क्वेश्चन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, prohibition and limitation or provision contained in the ordinary laws cannot as a prohibition or limitation on the constitutional power under article 142, it could mean which one of the following? मुझे पता है थोड़ा सा ऊपर से गया है, एक बार फिर से पढ़ देता हूं। विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, prohibitions, limitations or provisions contained in the ordinary laws cannot act as a prohibition or limitation on constitutional power under article 142, it could mean which one of the following? मतलब बेसिकली आपको आर्टिकल 142 पता होना चाहिए, ये क्या है, चलो देखते हैं। The decision taken by Election Commission of India while discharging its duties cannot be challenged in any court of law. The Supreme Court of India is not constrained in the exercise of its power by the law made by the Parliament. In the event of the grave financial crisis in the country, the President of India can declare financial emergency without the counsel from the cabinet. State legislature cannot make laws on the certain matters without the concurrence of union legislature. क्या समझ आता है आपको इस बात पे? ध्यान से समझना। सी और डी तो बिल्कुल गलत है। फाइनेंशियल क्राइसिस एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक लॉज, ये इससे रिलेटेड ही नहीं है। विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन और लिमिटेशन or provisions contained in the ordinary laws cannot act as a prohibition or limitation on the constitutional power under article 142. तो आर्टिकल 142 किसके अंडर है? सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही होगी, क्योंकि आर्टिकल हमने देखा 136 टू 137, 147 सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट की पावर के ऊपर चैलेंज नहीं होगा, ये बात समझ आ रही है? उसको कोई प्रोहिबिट नहीं कर सकता ऑर्डिनरी लॉ के अंदर। तो लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेचर, ये बात समझिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, तो मतलब कहीं ना कहीं एसेंस निकल के आ रहा है लेजिस्लेचर वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, मतलब जुडिशरी। ये बात समझ आ रही है? ये एसेंस समझ आया आपको? इसी को अगर हम ब्रेक करें, आर्टिकल 142 मींस सुप्रीम कोर्ट, ऑर्डिनरी लॉज का मतलब कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। मतलब एसेंस निकल के आता है जुडिशरी वर्सेस आपका लेजिस्लेचर, ये एसेंस निकल के आता है। तो ये कौन से में है? ए में है या बी में है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट constrained in the exercise of its power by the law made by the parliament. बात समझ आई? वो कंस्ट्रेन नहीं है अपनी पावर्स में, लॉ। तो यहां पे ये स्टेटमेंट है जो आपकी जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेचर को एक्सप्लेन कर रही है। ये बात समझ आ रही है? तो आप यहाँ पे ये ले सकते हो कि यार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये नॉट कंस्ट्रेन इन द एक्सरसाइज। अब आर्टिकल 142 को ध्यान से समझिए, ठीक है? ये होता क्या? स्टेटमेंट रेफरेंस आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच गिव्स सुप्रीम कोर्ट, ध्यान से सुनना भैया, मैं आपको एक लाइन में पहले समझाता हूं, फिर मैं आपको इसमें से रीड करके बताता हूं, तब आपको थोड़ी बात समझ आएगी। आर्टिकल 142 इज अ कंप्लीट जस्टिस, इसको बोलते हैं कंप्लीट जस्टिस। इसमें मेंस में क्वेश्चन आता है और आप मेंस में इनडायरेक्टली भी काफी बार यूज करते हो कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस का मतलब क्या होता है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यार जस्टिस कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, चाहे वो लॉ के थ्रू या फिर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शंस के थ्रू, तो वो इस आर्टिकल का यूज करता है और फिर उसको कंप्लीट जस्टिस देने की कोशिश करता है। कोई भी मैटर, कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट में अगर उसे लगता है कि यार यहाँ पे ना लेजिस्लेचर ने अच्छे से काम नहीं किया, एग्जीक्यूटिव ने काम अच्छे से नहीं किया, तो यार कंप्लीट जस्टिस की जरूरत है, तो आर्टिकल 142 को यूज करता है। अब आप सोच रहे होगे यार भैया ये तो आर्टिकल 142 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इससे तो बहुत एनलार्ज है, कोई भी चीज वो कह सकती है। यस यस, ये सोच बिल्कुल सही है आपकी, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट को सबसे पावरफुल, इसलिए सुप्रीम कोर्ट नोन एज अ वर्ल्ड्स, कह सकते हैं सबसे पावरफुल सुप्रीम कोर्ट की अगर पूरे वर्ल्ड में बात की जाए तो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट सबसे पावरफुल माना जाता है, वन ऑफ द पावरफुल के लिस्ट में आता है, क्योंकि ये आर्टिकल 142 है एक ऐसा आर्टिकल जो उसको सबसे ज्यादा पावर दे रहा है। ये बात याद रखना। द सुप्रीम कोर्ट द अथॉरिटी टू इशू एनी नेसेसरी ऑर्डर डिक्री टू एंश्योर कंप्लीट जस्टिस in any case before it.
The phrasing implies that the ordinary laws cannot restrict the Supreme Court's constitutional power under Article 142 to achieve the complete justice. कोई भी नहीं रोक सकता इसको, कोई इस पे लिमिटेशन नहीं है. The court has used this power to issue direction that may go beyond existing law to achieve fair and result, as seen in the case like Bhopal gas tragedy. अरे भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या, आप कोई भी उठा लो यार, कोई केस उठा लो, जो जुडिशियल रिव्यू आप बात करते हो ना, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये सब पावर आती कहां से है? आर्टिकल 142 से ही आती है. इसी बोलते हैं कंप्लीट जस्टिस का आर्टिकल. आगे मेंस में आप पूरा इसको बहुत अच्छे से डिटेल में भी पढ़ोगे, बट मैंने आपको प्री में ही थोड़ा सा बता दिया है कि ये है आर्टिकल 142. एंड दिस ओनली आर्टिकल, दिस ओनली वन आर्टिकल गिव्स द, मतलब कह सकते हो मेन, गिव्स द मल्टीपल, कह सकते हो मल्टीपल टाइम्स मोर पावर टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ये बात याद रखना, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का. The motion to impeach a judge of Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of the Lok Sabha as per the Judge Inquiry Act 1968. ये हमने बात की थी, वही रिमूवल की बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी हुई, जजेस इंक्वायरी एक्ट, ठीक है, उसी में दिया हुआ है ना. तो भैया वो रिजेक्ट ही नहीं कर सकता सुप्रीम स्पीकर, मतलब स्पीकर को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. अगर कोई मोशन आ गया तो भैया सुप्रीम कोर्ट के जज को हमें इम्पीच करना है, तो भैया ये स्टेटमेंट तो गलत है. आपको लगेगा बुरा, लेकिन है गलत, तो मैं क्या करूं बताओ. दिस इज रॉन्ग. स्पीकर के पास यहाँ पे पावर है भैया, वो हाउस में ना वो स्पीकर की चलती है, ये बात याद रखना, ठीक है. एंटी डिफेक्शन हो चाहे ये हो, यहाँ पे स्पीकर की चलेगी, ठीक है. आप अपनी दादागिरी नहीं चला सकते, ठीक है. बट ठीक है, और देखते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है, गिव डिटेल्स व्हाट कंस्टिट्यूट इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. भैया उसने ये लिख दिया, वो बड़ी बात नहीं है. इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर, अब उसको डिफाइन और करेगा, है क्या बात कर रहे हो यार. स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है. The details of the process of impeachment of judges Supreme Court of India are given in the Judges Inquiry Act 1968. बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है. इसका रेफरेंस आपको स्टेटमेंट 1 से भी आपको मिलता है. थोड़ा सा आप इससे भी हिंट लगा सकते हो. अगर आपको ये बात नहीं पता हो ना, आप दूसरे स्टेटमेंट से रेफरेंस उठा सकते हो, चाहे वो स्टेटमेंट गलत हो, लेकिन फिर भी उससे रेफरेंस निकाल देता है. कई बार यूपीएससी आपको हेल्प करता है. अगर आपको ये बात पता ही नहीं थी मान लो, बट आप फिर भी सोचा जा सकता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, ये स्टेटमेंट सही होगा. दो सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट से एक गलत एक सही, ध्यान से समझो बात को. तो ये सही है. इफ द मोशन ऑफ इंपीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ इज टेकन अप फॉर द वोटिंग, द लॉ रिक्वायर्स द मोशन टू बी बैक्ड बाय द ईच ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड सपोर्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वेटिंग. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड तो गलत है ना. ये भी गलत था, ये भी गलत था. तो फर्स्ट एंड सेकंड गलत है, ठीक है. फर्स्ट गलत है, 3 और 4 दो स्टेटमेंट सही है. यहाँ पे 4 में से 2 सही है, ये बात याद रखना. सॉरी, ठीक है, ये बात याद रखना. क्लियर है. सो अगर ओनली 1 ओनली 2 में अगर ये क्वेश्चन आए तो ओनली 2 इसका आंसर होगा, ये बात आपको याद रखनी है. क्लियर. और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वापस रिपीट हो सकता है इसी से. और ऑलरेडी देखो इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑलरेडी उसने पूछा एक जगह पे. अब आपको वहां से क्लियर हो तो आप समझ सकते हो कि भैया क्वेश्चन आगे फिर से फ्यूचर में बनेगा. क्लियर है. आई होप आपको चीजें समझ आएगी. ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट सही है, 2 गलत है. ठीक है, तो ये वही है, कोई ऐसा डिफाइन नहीं किया हुआ. ठीक है, और स्पीकर ऑफ लोकसभा या चेयरमैन राज्यसभा डिस्क्रिशनरी पावर है. ठीक है, और डिटेल प्रोसीजर यहाँ पे इसी इंक्वायरी एक्ट में दिया हुआ है. एंड आर्टिकल 124 क्लॉज 4 मोशन फॉर जजेस रिमूवल, वो भी मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी लगेगी. ठीक है. अब देखो एक चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूं. ऑथोरिटीज रिमूव्ड बाय द सेम प्रोसीजर एट द सुप्रीम कोर्ट जज. ये क्वेश्चन है ना, आया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसलिए मैंने आपको बता दिया. मतलब सेम सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर आपको और कौन कौन से के रिमूवल में देखना है. तो अगर सुप्रीम कोर्ट का जज जैसे रिमूव होता है, वैसे ही हाई कोर्ट का जज रिमूव होगा, वैसे ही कैग रिमूव होंगे, और वैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिमूव होंगे. हमेशा ये याद रखना बात. मैं अभी बता रहा हूं, बहुत जगह पे ये मेरा रूल काम आएगा. मैं बता रहा हूं अभी, मैंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से 4 निकाल के दे दिए. तो भैया सुप्रीम कोर्ट का जो अभी आपने एक तरीका देखा, ये तरीका है, आपको ये तरीका याद हो गया. अब आप सोचो कि सेम यही हाई कोर्ट में रेप्लीकेट होगा.
यही कैग में रेप्लीकेट होगा और यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर में रिपीट होगा। तो कैग एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये दो एडेड है विद हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये ट्राइंगल ऐसे याद रख सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको ये बात याद रहेगी। ठीक है, जिसमें स्पेशल मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेस सेपरेटली होगी, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी रिक्वायर्ड होगी, जॉइंट सिटिंग इसमें हो नहीं सकती, नो एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिप्शन, प्रेसिडेंट रोल इज ओनली फॉर्मल। ये बात याद। आई होप आपको ये बात समझ आई। ये तो क्या है, मेरे मन में आ जाता है जब मैं ऐसे क्वेश्चन कर रहा होता हूं, तो मैं अपने आप में क्वेश्चन पूछता हूं कि यार और यूपीएससी क्या पूछ सकता है, तब इस तरीके की बातें दिमाग में आती है, तभी इस टाइप की चीजें मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर पाता हूं। ठीक है, और ये सब आप सबका ही प्यार है जिसके कारण इतनी हिम्मत मिलती है, इतना मतलब दम लगता है इसमें, बहुत आपको नहीं पता, ये काम करने में बहुत दम लगता है, बहुत दम लगता है एक एक क्वेश्चन को अरेंज करना। आपको ये महसूस होता होगा, अभी आप एपिसोड 20 पे आ गए, यार क्वेश्चन की अरेंजिंग को देखो आप, बहुत सोच समझ के, मेरा बहुत टाइम लगा है सिर्फ क्वेश्चन को अरेंज करने में। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन, उसमें मेरे को पहले क्वेश्चन रटने पड़े थे कि यार कौन कौन से क्वेश्चन है, एक सेम सेम से दिख रहे हैं, इनको एक साथ करना, फिर एकदम एक लय के साथ उनको जोड़ना, एक मोती जैसे माला पिरोई जाती है वैसे मैंने एक एक क्वेश्चन को पिरोया है। बहुत रात की नींदें इसमें लगी है, तो प्लीज आप इसकी वैल्यू कीजिए, मैं बस यही कहूंगा। ठीक है, फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं होती, मुझे पता है, मैं भी उसी समाज में रहता हूँ और आप भी उसी सोसाइटी में रहते हैं, बट फिर भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा इस बात को समझिए कि इसकी वैल्यू कीजिए। ये आपको जो मिल रहा है इट्स वेरी वैल्यूएबल। ठीक है, तो प्लीज इस बात को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये 2021 का क्वेश्चन है। Any retired judge of Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of President of India। ठीक है भैया, बिल्कुल हो सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लगेगी और किसी को भी बुला के यहाँ पे काम हो सकता है, रिटायर्ड जज को जरूरत लगी तो। ठीक है, द हाई कोर्ट इन इंडिया हैज पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज सुप्रीम कोर्ट डज। ये स्टेटमेंट बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा है, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, यूपीएससी ने क्या खेला, आप सोचोगे नहीं कि इसमें खेला कहां पे है। हवा नहीं लगी कई लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर। हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पावर है उसकी अपनी जजमेंट को रिव्यू करने की, ये बिल्कुल सही है, जैसे सुप्रीम कोर्ट करता है वैसे हाई कोर्ट करता है, वो भी अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। लेकिन गड़बड़ कहां की, एज दी सुप्रीम कोर्ट डज, मतलब जैसे सेम सुप्रीम कोर्ट करता है वैसे ही हाई कोर्ट भी करता है, बस इसमें प्रॉब्लम है। रिव्यू करने की पावर हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, पर दोनों का तरीका अलग है। सेम सुप्रीम कोर्ट जैसे करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू पावर बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत एनलार्ज है, बहुत ज्यादा ब्रॉड है, उतनी हाई कोर्ट की नहीं है, इसलिए सेम नहीं है। ये बात समझ आई? तो ये मैंने क्या कहा था, जब भी ये वर्ड है ना, एंड, देन, एज, ये कनेक्टिंग वर्ड आ जाते हैं ना, थोड़ा सा सोच लिया करो, अगर कुछ सोच पाओ तो। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर गलत होने वाला क्वेश्चन है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं झूठ नहीं बोला था, मैं नहीं बोलूंगा इसमें झूठ कि नहीं नहीं आपको तो पता होना चाहिए था, ये वो, ये सब फालतू बातें हैं। ठीक है, बकवास बातें हैं। एग्जाम हॉल के अंदर ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई थे, बहुत हाई थे, बट हम इससे सीख क्या सकते हैं, हम इससे सीख सकते हैं कि कभी ऐसा आए तो थोड़ा हम सोच सकते हैं, ज्यादा नहीं सोचेंगे, बट ये आपको पता होना चाहिए, कभी फ्यूचर में रिपीट हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है, तो वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ये देखो यार, the constitutional begging comes from the Article 128 of Indian Constitution. The article allows Chief Justice of India to request retired Supreme Court judge to sit and act as a judge of Supreme Court, provided the President agrees. So that's the constitutional foundation for the statement. High Court do not have power to review its own judgment under certain circumstances, but this power is not exactly identical to the Supreme Court's broad review power under Article 137. Supreme Court has the constitutionally enshrined power of review, while High Court rely more on the procedural provision and inherent jurisdiction, so they do not have some review power, but it's not on the exactly the same level of the Supreme Court. इसीलिए स्टेटमेंट गलत हुई है। रिव्यू पावर है लेकिन वो एग्जैक्टली सेम नहीं है, और जैसे एक्सप्लिसिटली मेंशन है आर्टिकल 137 में सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू पावर, वैसी हाई कोर्ट में नहीं है, वो ज्यादा प्रोसीजरल है, ये माना जाता है, ये बात याद रखना। ये था 20 एपिसोड 20। सो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एपिसोड 21 में
आई होप आपको मजा आया होगा, आपको लगा नहीं होगा कि इतनी अब खत्म हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा लंबा है बट बहुत मजा आए होंगे आपको। और ये इसको अगर पूरे एपिसोड 20 को समझा जाए तो पूछा क्या उसने, सुप्रीम कोर्ट में पूछा क्या, सुप्रीम कोर्ट में उसकी पावर ही पावर पूछी, या फिर रिमूवल, ठीक है, कि रिमूवल, इम्पीचमेंट, बस वही। उसके अलावा मेजॉरिटी क्वेश्चन तो यही थे। तो अब हम बात करेंगे हाई कोर्ट में क्या पूछा है और सब ऑर्डिनेट